विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 12 चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज के इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि औपनिवेशिक शासन का भारत के देहात में क्या असर था, किस प्रकार राजस्व प्रणालियों ने देहातों को अपने गिरफ्त में लिया, जमींदारों की क्या स्थितियां रही और राजमहल की पहाड़ियों में जो जनजाति रहते थे उनके साथ में क्या क्या प्रभाव पड़े, सीसी के साथ दक्कन के दंगों के बारे में और औपनिवेशिक शासन का पूरे भारत के राजस्व व प्रशासन में क्या योगदान रहा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, अध्याय की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि औपनिवेशिक शासन किस प्रकार भारत में आगे बढ़ा। औपनिवेशिक शासन से तात्पर्य है कि अंग्रेज सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा या प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस प्रकार अपना शासन भारत के गांवों में, शहरों में स्थापित किया गया। सर्वप्रथम इस शासन की शुरुआत भारत के बंगाल राज्य से होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि औपनिवेशिक शासन की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई है, तो हम बताएंगे कि वो बंगाल से हुई है। विद्यार्थियों, बंगाल में ही सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी राजस्व प्रणालियों को, अधिकारों को, नई व्यवस्था का एक नई प्रणाली का शुरुआत करने का अवसर मिला। बंगाल में यह जो राजस्व प्रणाली स्थापित की गई, इसे हम इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। आइए साथियों, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस्तमरारी बंदोबस्त को ही हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं और कार्नवालिस कोड भी कहते हैं। 1793 ईस्वी में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कार्नवालिस, और लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में जो राजस्व की नई प्रणाली शुरू की, वही इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त कहलाती है। यह जो बंदोबस्त था, यह जो व्यवस्था थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच थी। यह हमको समझना है कि यह जो व्यवस्था थी किसके बीच में थी। इस समय बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे वो थे कार्नवालिस, और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में जो व्यवस्था हुई राजस्व से संबंधित, वह व्यवस्था कहलाती है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त। इस व्यवस्था के तहत अगर समय पर राजस्व जमा नहीं कराया जाएगा तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। विद्यार्थियों, यहाँ पर सूर्यास्त विधि से भी एक नया शब्द हमारे सामने है। सूर्यास्त विधि क्या है? सूर्यास्त विधि से तात्पर्य है कि जमींदारों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तारीख तक कंपनी द्वारा निर्धारित राजस्व की रकम अदा करनी होती थी। अगर वह उस तारीख तक राजस्व की रकम अदा नहीं कर सकते थे तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इसे ही सूर्यास्त विधि कहा जाता है। विद्यार्थियों, स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय लॉर्ड कार्नवालिस को जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस का भी हम परिचय प्राप्त करते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस का जीवन अवधि है 1738 से लेकर 1805 ईस्वी तक। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और 1793 में उन्होंने जो नई राजस्व पद्धति शुरू की थी वह स्थायी बंदोबस्त के रूप में जानी जाती है। लॉर्ड कार्नवालिस का आप यहाँ चित्र भी देख रहे हैं। लॉर्ड कार्नवालिस, इन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना की कमांडर का भी काम किया, ब्रिटिश सेना की कमान संभाली थी। आगे बढ़ते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के लाभ क्या हुए, किसको इसका फायदा हुआ, यह भी हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इससे कंपनी को बहुत लाभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आय थी वो निश्चित हो गई। उन्हें ज्ञात हो गया कि उनको एक वर्ष में एक निश्चित क्षेत्र से कितना राजस्व प्राप्त होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि जमींदार को भी स्थायी रूप से भूमि का स्वामी माना गया। ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया और जमींदारों के साथ यह बंदोबस्त किया। जमींदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको एक निश्चित क्षेत्र से कितना राजस्व एकत्रित करके कंपनी को जमा कराना है। तीसरी बात कि कंपनी को राजस्व वसूल करने हेतु अधिक धन बल की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि कंपनी ने अब ये सारा काम जमींदारों को सौंप दिया। इस प्रकार कंपनी के ऊपर से काम का दबाव कम हो गया, उनके खर्चे कम हो गए। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु कि बंगाल के जमींदारों को ब्रिटिश अधिकारियों को अब अनावश्यक भेंट आदि देना नहीं था।
पहले जमींदार द्वारा ब्रिटिश कंपनी को अधिकारियों को खुश रखने के लिए बार बार वो भेंट देते थे, कुछ न कुछ राशि देते थे। अब वो उसकी देने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए जो राजस्व इकट्ठा करके जमा कराना था उसी की जिम्मेदारी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ लाभ अवश्य हुए, लेकिन इस बंदोबस्त की हानियाँ अधिक थी। हानियाँ कौन कौन सी देखिए। पहली हानि कि राजस्व की दर इतनी अधिक थी कि जो रैयत है, किसान है, वो उस दर की राजस्व को जमा नहीं करा पाए, राजस्व समय पर उपलब्ध नहीं करा पाए। दूसरा कि जमींदार जो थे वो भी किसानों से इन राजस्व राशियों को इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि रैयत जो थे, किसान थे, वो देने की स्थिति में नहीं थे। इस वजह से जमींदारों की जमींदारियाँ नीलाम हो गई, जैसा कि अभी हमने सूर्यास्त विधि में पढ़ा था। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद बंगाल में लगभग 75% जमींदार बदल गए। उन्होंने अपनी जमींदारी छोड़ दी या नीलाम हो गई। भूमि की जो माप थी और राजस्व का जो निर्धारण था वो उचित नहीं था। इस वजह से किसान भी परेशान थे और जमींदार भी राजस्व वसूली नहीं कर पा रहे थे। साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कंपनी ने सोचा था कि जमींदारों को राजस्व की जिम्मेदारी देने पर जमींदार जमीन के विकास का कार्य करेंगे, कृषि का कार्य करेंगे, ताकि जो बचत होगी वो उनके लाभ के रूप में होगी, किसानों को भी लाभ होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। जमींदारों ने जमीन सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो शहरों में जाकर बस गए और समय समय पर आकर राजस्व वसूली करने का कार्य करते थे। साथियों, अब हम उन कुछ शब्दों का अध्ययन करते हैं जो आपको इस अध्याय को समझने में मदद करेंगे। सर्वप्रथम रैयत। रैयत से तात्पर्य किसानों से है। सरकारी अभिलेखों में रैयत को किसान कहा गया है। अगला शब्द है सिक्मी रैयत। बंगाल में किसान जमीन को स्वयं काश्त नहीं करके सिक्मी रैयत को पट्टे पर देते थे। कहने का तात्पर्य यह है, किसान जब अपनी भूमि को अन्य किसानों से कृषि करवाते थे तो उन्हें हम सिक्मी रैयत कहते हैं। अमला। अमला एक महत्वपूर्ण शब्द है, आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार का जो अधिकारी गांव में आता था उसे अमला कहा जाता है। अमला जमींदार की तरफ से गांव में आता और राजस्व इकट्ठा किया करता था। जोतदार। बंगाल के धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। अगला शब्द है बटाईदार। जोतदारों की जमीन का काफ़ी बड़ा भाग जिन किसानों द्वारा जोता जाता था वे बटाईदार कहलाते थे। ये जो जोतदार थे, जो बड़े किसान थे, उनकी जमीन को पुनः अन्य किसानों द्वारा जोता जाता था, वे बटाईदार कहलाते थे। एक महत्वपूर्ण शब्द है राजा। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि राजा शब्द का प्रयोग बंगाल के शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। हम आगे अध्ययन करेंगे बर्दवान के जो जमींदार थे उनके लिए राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। ताल्लुकदार। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक अच्छे हों या संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ एक क्षेत्रीय इकाई से हो गया। ताल्लुक से मतलब क्षेत्रीय इकाई, जैसे कि हमारे यहाँ पर तहसील होता है, ब्लॉक होता है, उसी प्रकार से ताल्लुक से तात्पर्य एक क्षेत्रीय इकाई से है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है महाल। महाल से तात्पर्य भू संपदाय। जमींदारों की जो भू संपदाएं थी उनको महाल कहा गया है। साहूकार। ऐसा व्यक्ति जो अन्य किसानों को या दूसरे व्यक्तियों को धन उधार देता था वह साहूकार कहलाता है। एक अगला महत्वपूर्ण शब्द है दिकू। यह शब्द जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में जो बाहर से लोग आए थे, जिसमें साहूकार भी हो सकते हैं या अन्य समाज या जाति के लोग भी हो सकते हैं, उनको दिकू कहा जाता था। दामिन ए कोहो। दामिन ए कोहो इस अध्याय में हमें 2-4 बार मिलेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सन 1832 ईस्वी में संथालों को स्थायी रूप से बसाने के लिए जमीन के एक बहुत बड़े भाग को सीमांकित किया गया था और इस सीमांकित भाग को ही दामिने को कहा जाता है। संथालों को राजमहल की पहाड़ियों के आसपास बसाया गया, उनके लिए एक भूमि का टुकड़ा निर्धारित किया गया। इस भूमि के क्षेत्र को ही दामिने को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण शब्द थे उनका अध्ययन किया है। इनको आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए। इनकी सहायता से हमें यह अध्याय समझने में सहायता मिलेगी। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। बर्दवान में एक नीलामी की घटना हुई थी, उसका अध्ययन करते हैं। बर्दवान के जो जमींदार थे उन्होंने समय पर राजस्व को जमा नहीं कराया। ऐसा 2-3 बार हो गया। इस वजह से उनकी जो ज़मीन थी, जमींदारी थी या महाल था, उसकी नीलामी की घटना हुई।
ये घटना कब हुई और इसके क्या अर्थ हैं देखते हैं। सन 1797 ईस्वी में 1719 ईस्वी में बर्दवान के जो राजा थे, अभी हमने पढ़ा था कि जो जमींदार थे उनको राजा कहा जाता है, तो बर्दवान के जो जमींदार थे उन पर राजस्व की बड़ी राशि बकाया थी, इसलिए उनकी संपदा नीलाम की गई। नीलामी में क्या होता है कि जो व्यक्ति समय पर राजस्व नहीं चुका पाता था उसकी जमींदारी को नीलाम किया जाता था। कलेक्टर स्वयं आते थे या अपने प्रतिनिधि को भेजते थे, नीलामी लगाई जाती थी, बोली लगाई जाती थी और जो सर्वाधिक ऊंची बोली लगाता था उसको वो ज़मीन बेच दी जाती थी। इसी प्रकार की विधि यहाँ पर भी अपनाई गई। ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमींदारी बेची गई। एक महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य उभर के आया कि जो खरीदार थे उसमें से लगभग 95% लोग, 95% लोग राजा के एजेंट थे। किस प्रकार? राजा ने अपने कुछ लोगों को नीलामी में बिठा दिया और जब नीलामी में बोलियां लगने लगी तो उन एजेंटों ने, राजा के प्रतिनिधियों ने ही बोली लगाना प्रारंभ किया और लास्ट में जो बोली छूटी वो भी राजा के एजेंटों के द्वारा ही छूटी गई। कहने का तात्पर्य उन्हीं को बोली उनकी स्वीकार कर ली गई और ज़मीन उनको दी गई। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वह ज़मीन पुनः राजा के पास या जमींदार के पास आ गई। इस प्रकार के जो एजेंट थे लगभग 95% लोग राजा के एजेंट थे। जमींदारियों पर इस प्रकार नियंत्रण राजा का ही रहा क्योंकि वो एजेंट वास्तव में खरीदार नहीं थे, वो फर्जी खरीदार थे। यह घटना हमें इस अध्याय में बताई गई। इससे तात्पर्य है कि यह समय ऐसा था जब जमींदारियाँ नीलाम तो होती थी लेकिन वो नाम मात्र के लिए होती थी, फर्जी होती थी या एजेंट द्वारा ही, जो कि राजा के ही थे, उन द्वारा ली जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजस्व की समस्या थी वह बड़ा रूप ले रही थी। तो राजस्व अदा नहीं किए जाने की क्या समस्या थी, हम उसके ऊपर अध्ययन करते हैं। लगभग 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित हो गई। नई बंदोबस्त प्रणाली की वजह से, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की वजह से जमींदारों द्वारा समय पर लगान नहीं चुकाए जाने के कारण, राजस्व नहीं जमा कराने के कारण उनकी जमींदारियां नीलाम हो गई और लगभग 75% जो जमींदार थे वो बदल दिए गए या नीलामी के दौरान उनकी ज़मीन दे दी गई। जमींदार भूस्वामी नहीं था, राज्य का संग्राहक या समाहर्ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में जमींदार को भूमि का स्वामी तो माना लेकिन वास्तविक भूस्वामी नहीं मानकर उसको राज्य का संग्राहक माना गया या समाहर्ता माना गया, जिसका कार्य ये था कि उसको दिए गए गांवों से वह राजस्व इकट्ठा करे और ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करा दे। जमींदारों के पास लगभग 400 तक गांव होते थे। एक जमींदार को 400 गांव तक की जमींदारी दी गई थी, वहां से उसको राजस्व इकट्ठा करना था। जमींदार द्वारा समय पर, निश्चित समय पर राजस्व जमा नहीं कराने पर, अभी हमने जैसे पूर्व में पढ़ा था सूर्यास्त विधि लागू थी, निश्चित समय तक राजस्व जमा नहीं कराने पर उसकी जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। और ऐसे ही घटना का एक उदाहरण हमने बर्दवान में देखा जो कि सन 1797 ईस्वी में हुआ था। विद्यार्थियों, अब हम ये अध्ययन करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जमींदारों पर नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियां थी उनको भंग कर दिया। दूसरा, सीमा शुल्क समाप्त कर दिए गए जिस वजह से जमींदारों की आमदनी के स्रोत कम हो गए। तीसरा, जमींदारों की कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। चौथा, जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति भी छीन ली गई। और पांचवा, जमींदारों के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से जमींदारों की शक्ति पर नियंत्रण रखना प्रारंभ किया गया, उनकी शक्ति को नियंत्रित किया गया। इसी समय बंगाल में एक नए वर्ग का उदय हो रहा था, वो वर्ग था जोतदार। जोतदारों के बारे में हमने पूर्व में भी परिभाषा पढ़ी है। इन जोतदारों का उदय किस प्रकार से हुआ इसका हम अध्ययन करते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल में उदित होने वाला यह एक धनी किसानों का वर्ग था। यह हमने पहले भी पढ़ा था कि बंगाल के जो धनी किसान थे उन्हें जोतदार कहा गया है। इन्हें हवलदार भी कहा जाता था, घाटीदार भी कहा जाता था और मंडल भी कहा जाता था। जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कि कभी कभी 1000 हेक्टेयर तक हुआ करते थे, उसको अपने तहत अर्जित कर लिया था। ये जो जोतदार थे बड़े बड़े भूमि के मालिक थे। स्थानीय व्यापार और साहूकारी के कार्य पर भी इनका नियंत्रण था। ये साहूकारी का भी कार्य करते थे और स्थानीय स्तर पर व्यापार का काम भी करते थे।
जोतदारों की जो शक्ति थी वो जमींदारों से भी बढ़ती जा रही थी। जोतदारों की शक्ति जमींदारों की अपेक्षा अधिक होती जा रही थी और आगे जाके हम देखते हैं कि इन जोतदारों ने जमींदारों पर नियंत्रण करने का प्रयास भी किया था। जोतदारों ने जमींदार से अधिक शक्ति किस प्रकार हासिल कर ली थी, इसके हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। जोतदार गांव में ही रहते थे जबकि जमींदार शहरों में रहते थे। यह एक बहुत बड़ा अंतर था। जोतदार किसानों के बीच में रहा करते थे, इससे उनके किसानों के ऊपर पकड़ थी, जबकि जमींदार शहरों में रहते थे और जब कभी राजस्व की वसूली करनी होती तभी वो आया करते थे, अपने अधिकारियों को भेजा करते थे। दूसरा, गरीब जो ग्रामवासी थे वो जोतदार के अधिक नज़दीक थे, उससे ज़्यादा प्रभावित थे। तीसरा, जमींदारों द्वारा गांव की जो जमा या लगान बढ़ाने पर जोतदार ही उसका विरोध करते थे। इस वजह से भी किसान जोतदारों के समर्थक थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो जोतदार है वो धीरे धीरे जमींदारों से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे, क्योंकि जोतदार कभी कभी जानबूझकर राजस्व भुगतान करने में भी देरी कराते थे, क्योंकि गांव के जो किसान थे वो इन जोतदारों से प्रभावित थे और वो जोतदारों की बात मानकर जमींदार को समय पर राजस्व नहीं चुकाते थे। इन सभी बिंदुओं के अध्ययन से हमें स्पष्ट हो जाता है कि जोतदार शक्तिशाली क्यों हो रहे थे। अब हम विद्यार्थियों इन तथ्यों का अध्ययन करेंगे कि जमींदारी की जब जमीन नीलाम हो रही थी या वो राजस्व इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने प्रतिरोध के क्या तरीके अपनाए। जमींदारों ने भी इसका विरोध किया। प्रतिरोध के मुख्य रूप से दो तरीके हम यहाँ पर देखते हैं। जमींदारों ने अपनी ज़मीन का बहुत बड़ा भाग जो था अपनी घर की स्त्रियों के नाम हस्तांतरित करा दिया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि स्त्रियों के नाम पर जो भूमि होगी वह सरकार द्वारा नहीं ली जाएगी या नीलाम नहीं की जाएगी। दूसरा, जब कभी ज़मीन नीलाम हो भी जाती थी तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति उस ज़मीन को खरीदता था या नीलामी में बोली ऊंची लगाता था तो ये जमींदार उस बाहरी व्यक्ति को उस ज़मीन पर अपना कब्जा लेने नहीं देते थे, जबरन अपने लठेतों से उस पर अधिकार करके रखते थे और दूसरे व्यक्तियों को ज़मीन नहीं देते थे। इस प्रकार इन दोनों तरीकों से उन्होंने अपना प्रतिरोध किया। विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक में 5वीं रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है। आखिर ये 5वीं रिपोर्ट क्या थी, इसका क्या महत्व था, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। 1813 में ब्रिटिश संसद में जो रिपोर्ट पेश की गई थी वह 5वीं रिपोर्ट के रूप में जानी जाती है और इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम प्रवर समिति ने किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई यह 5वीं रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो लेखा जोखा था, जो कार्यप्रणाली थी, उसका वर्णन किया गया था। यह रिपोर्ट लगभग 1002 पृष्ठों की थी, जिसमें से 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे। और इन परिशिष्टों में क्या था, इसमें जमींदारों रैयतों की अर्जियां, जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां इसमें शामिल थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो 5वीं रिपोर्ट थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली की रिपोर्टों के क्रम में 5वीं थी, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा कार्यप्रणाली और प्रशासन के बारे में वर्णन था। इस रिपोर्ट का आखिर उद्देश्य क्या था? इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में एकाधिकार था उसका ब्रिटेन में विरोध किया जा रहा था, इसलिए इसके काले कारनामों को इसमें रिपोर्ट में प्रकाशित करने का प्रयास किया गया। दूसरा, कंपनी के कुशासन एवं अव्यवस्थित प्रशासन का विरोध किया गया। इन रिपोर्ट के माध्यम से सभी को बताया गया कि भारत में कंपनी राजनीतिक कार्यों में भी शामिल हो रही है, व्यापारिक कार्यों से दूर होती जा रही है। विद्यार्थियों, अभी तक हमने इस अध्याय के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग का अध्ययन कर लिया है। अब हम इसी के दूसरे भाग में बुकानन, दक्कन के विद्रोह, संथाल व पहाड़िया जनजातियों के जीवन पर ब्रिटिश प्रशासन का क्या प्रभाव रहा, इसका अध्ययन करेंगे। वह भारत में कपास उत्पादन की क्या स्थिति थी, इसका भी अध्ययन करेंगे। शीघ्र ही नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। अध्ययन करते रहिए, निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।